उत्तर प्रदेश के एक जाने माने पत्रकार के द्वारा एक ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मुझे बताया गया है कि आउटसोर्सिंग में सेवा प्रदाता कंपनी कर्मचारियों से 18% जीएसटी और 5% सर्विस चार्ज काटती है। बाकी अन्य दूसरे किस्म के झोल अलग। संविदा पर ही रखना है तो भी ये काम सरकार खुद क्यों नहीं करती है। 4:15 बजे 20 दिसंबर 2021 को ये ट्वीट किया गया है। क्या प्रदेश की वर्तमान सरकार सरकारी कर्मचारियों को संविदा पर रखने पर विचार कर रही है। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। यूपी में अब 5 साल की संविदा के आधार पर मिलेगी सरकारी नौकरी। आज से 2 साल पहले एक कमेटी ने प्रदेश सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें उनके द्वारा ये सुझाव दिया गया था कि जो भी सरकारी नौकरी के माध्यम से हायरिंग हो रही है उनको पहले 5 साल की संविदा पर रखा जाए और उनका परफॉर्मेंस देखने के बाद से उनको सरकारी नौकरी दी जाए। आप स्क्रीन पर देखिए, समूह ख व ग की सभी भर्ती में बड़े बदलाव की तैयारी प्रदेश सरकार कर रही है और हर 6 महीने पर, मतलब 5 साल का ये संविदा होगा और हर 6 महीने पर यानी 12 बार उनका मूल्यांकन किया जाएगा। किसी भी वर्ष में अगर 60% से कम अंक आते हैं तो नौकरी से बाहर करने का भी प्रावधान था इस जो कमेटी ने अपने प्रस्ताव दिया था शासन को। अब बहुत से लोगों का दावा ये हो सकता है कि बेसिक शिक्षा विभाग में संविदा का कॉन्सेप्ट नहीं लाया जा सकता, क्योंकि आरटी एक्ट 2009 के तहत शिक्षा मुफ्त होगी 1 से 8वीं तक। तो वहाँ पर मैं बता दूं कि देखिए, ये तो कंफर्म है कि शिक्षा के लिए चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन संविदा के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल लाया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा मुफ्त होगी ये कहा गया है। शिक्षा कौन प्रोवाइड करेगा ये नहीं कहा गया है आरटी एक्ट में। आप लोगों ने देखा होगा कि आज से लगभग 1.5-2 साल पहले एक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रथम संस्था, जो कि एक एनजीओ है यानी कि प्राइवेट कंपनी है, उसके माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को हायरिंग का प्रोसेस दिया गया था। इसके अलावा एक गार्गी योजना उत्तर प्रदेश में एक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा चलाई गई थी, उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसके माध्यम से सिर्फ महिलाओं को जो सिर्फ ग्रेजुएट थी, ना तो वो बीएड थी, ना बीटीसी थी, ना टेट क्वालिफाई थी, उनको भी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एढाक पर यानी कि संविदा पर हायर किया जा रहा था। जबकि वो आरटी एक्ट 2009 का विरोध करता है कि बिना शिक्षण प्रशिक्षण कंप्लीट किए और बिना टेट सीटेट क्वालिफाई किए आप कोई भी अध्यापक को हायर नहीं कर सकते, जबकि सरकार नियमों के विरुद्ध ये सभी चीज़ें ला रही थी। मतलब ये तो तय है कि प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं संविदा यानी कि प्राइवेटाइजेशन के कॉन्सेप्ट को बेसिक शिक्षा विभाग में लागू करने के पक्ष में है। केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, प्राइवेटाइजेशन को लेकर के वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। आप लोग देखे होंगे कई सरकारी उपक्रमों में अपने शेयर्स को केंद्र सरकार बेच रही है, यानी प्राइवेट कंपनियों के हाथ हो, यानी कि अपने जो भी उनका शेयर होल्डर था उसको कम कर रही है। अब देखिए, किसी भी कंपनी में जो शेयर होते हैं अगर 51% किसी प्राइवेट हाथों में चले जाते हैं तो ये माना जाता है कि मालिकाना हक जो है वो 51% शेयर होल्डर वाली कंपनी का होगा। मतलब कि सरकारी कंपनी रहते हुए भी अगर 51% से ज़्यादा प्राइवेट कंपनी का शेयर चला गया तो वो प्राइवेट कंपनी मानी जाएगी, क्योंकि मालिकाना हक और फैसले लेने का अधिकार उस प्राइवेट कंपनी के पास होगा जिसके पास 51% शेयर हैं। इन दिनों सोशल मीडिया साइट्स या फिर न्यूज आर्टिकल में आप लोग लगातार पढ़ रहे होंगे कि बैंक कर्मचारी लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है बैंकिंग सेक्टर में उसको रोका जाए। अब बहुत से अन्य विभाग के जो लोग होंगे या फिर कर्मचारी होंगे वो एक तरीके से सरकार के इस फैसले को सही ठहरा रहे होंगे, ये कहकर कि बैंक कर्मचारी बहुत आलसी होते हैं और सर्विसेज अच्छी नहीं देते, इनको प्राइवेट कर देना ही ठीक होगा। लेकिन आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं अगर आपका सोचना ऐसा है तो। देखिए, अगर कोई भी आज सरकारी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाता है तो ग्रामीण क्षेत्र में मिनिमम 1,000 और शहरी क्षेत्रों में 2,500 से 3,000 या फिर मैक्सिमम 5,000 में उसका अकाउंट खुल जाता है। वहीं अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया तो आप किसी भी क्षेत्र में अकाउंट खुलवाने जाएंगे, पहली बात तो ये प्राइवेट कंपनी जो होती है वो शहरी क्षेत्र में उनके ब्रांचेज ज़्यादा होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में उनके ब्रांचेज कम होते हैं, तो सभी तक एक तरीके से बैंकिंग सेक्टर की सुविधाएं पहुंच ही नहीं पाएंगी अगर प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया तो। जब 1969 और 1975 में बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था तो उस समय तत्कालीन सरकार की यही मंशा थी कि बैंकिंग सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों तक यानी गांव दूर दराज इलाकों तक पहुंचे। इस वजह से प्राइवेट बैंकों को सरकारी बैंक में कन्वर्ट किया गया था। अब अगर सरकारी बैंकों को फिर प्राइवेट बैंक में कन्वर्ट कर दिया जाए तो जहां पर अमीर लोग होंगे वहीं तो बैंक अपना ब्रांच ओपन करना चाहेगी ताकि उनकी जो भी बिजनेस है वो अच्छा चल सके, क्योंकि सरकारी बैंक का काम ये होता है कि लोगों को सुविधाएं देना, जबकि प्राइवेट बैंक ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा अर्न करना चाहती है। और प्राइवेट बैंक में आप किसी भी बैंक में चले जाइए, मिनिमम 10,000 आपको मेंटेन करना होगा प्रत्येक महीने अपने अकाउंट में। इसके अलावा अकाउंट ओपन कराने के लिए मिनिमम आपसे 21,000 रुपये चार्ज लिए जाते हैं।
तो एक तो सर्विसेज महंगा हो जाएंगी अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया बैंकों का। और ये सिर्फ बैंक का मामला नहीं है, आप लोग धीरे धीरे देख रहे होंगे बीएसएनएल का हालत आज क्या हो चुका है। इसके अलावा अन्य सरकारी विभाग जो है, आप रेलवे को ही ले लीजिए, लगभग अब हर वो कार्य संविदा पर किए जा रहे हैं या फिर प्राइवेट कंपनियों से कराया जा रहा है। हायरिंग इसी वजह से कम होती जा रही है किसी भी विभाग में, क्योंकि जो सर्विसेज थी या तो वो पहले के जो एम्प्लॉयज़ बच गए हैं उन्हीं पर ज़्यादा सर्विसेज उनसे ली जा रही हैं, यानी उन पर ज़्यादा काम का लोड है, या फिर प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है ठेका के रूप में कि आप हमारी ये सर्विसेज करके दीजिए। संविदा, आउटसोर्सिंग ऐसे शब्द अपने आप में अभिशाप हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको डीप में समझाऊं तो मैं खुद एक बीटेक ग्रेजुएट इंजीनियर हूं और एक एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए इंजीनियर अपनी सर्विसेज दे रहा हूं। इसके अलावा किसी भी प्राइवेट कंपनी में आप जाएंगे या फिर सरकारी विभाग में जाएंगे, दोनों जगह आपका संविदा यानी कि आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, संविदा या फिर आउटसोर्सिंग होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, चाहे सरकारी या फिर प्राइवेट, तो आपका कंपनी अगर डायरेक्ट आपको हायर करता है तो आप ऑन रोल बोले जाएंगे, ऑन रोल एम्प्लॉय आप काउंट किए जाएंगे। लेकिन अगर आपकी कंपनी डायरेक्ट आपको हायर ना करके किसी तीसरी कंपनी को वो एक कॉन्ट्रैक्ट दे देती है कि आप हमारे बिहाफ पर हमारे एम्प्लॉय को हायर करिए, तो वहाँ पर वो थर्ड कंपनी हो गई, यानी कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से एम्प्लॉयज़ की हायरिंग हो रही है। भले ही वो आपकी सैलरी थर्ड कंपनी को 40,000 रुपये दे रहे हों, लेकिन थर्ड कंपनी आपको 20,000 में ही काम कराना चाहेगी, क्योंकि देखिए आप कंपनी के साथ डायरेक्टली बॉन्ड नहीं है, आप थर्ड कंपनी के बॉन्ड हैं, मतलब उसके अंदर काम कर रहे हैं, तो आप मजबूर होंगे कि उनकी जो टर्म एंड सर्विसेज होंगी उसको मानने के लिए। आप अगर मना करेंगे तो वो सीधे तौर पर कह देंगे कि आप कंपनी छोड़ दीजिए या फिर काम छोड़ दीजिए। उनके पास पीछे दसों हज़ार लोग पहले से खड़े हैं काम करने के लिए। तो ये पूरा थर्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट होता है, आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब आप बाध्य होंगे, आपका इतना ज़्यादा शारीरिक मानसिक शोषण किया जाएगा, इसके अलावा आर्थिक रूप से भी शोषण किया जाएगा। जो कंपनी आपको सैलरी के रूप में थर्ड कंपनी को दे रही है, उससे आधे सैलरी में थर्ड कंपनी यानी आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपसे काम कराया जाएगा। इस बात को उत्तर प्रदेश के बेरोजगार बीएड डीएलएड अभ्यर्थी भली बात ही समझ रहे होंगे कि अगर प्रदेश सरकार अगले वर्ष विधानसभा चुनाव जीतती है तो निश्चित तौर पर उसका पूरा फोकस आउटसोर्सिंग को लेकर के जो संविदा वाला कॉन्सेप्ट लाया गया था 5 वर्ष संविदा पर रखने के बाद सरकारी नौकरी देने का, उस पर पूरा विचार किया जाएगा। और अगर सरकार निश्चित तौर पर अगर बहुमत के साथ जीतती है तो ये कानून पास करने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी नहीं आएंगी। आप लोग इस बात को भली बात ही समझ रहे होंगे। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को आप किस नज़रिए से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है मेरे लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।